नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, आज की जो हम प्रश्न सीरीज पढ़ रहे हैं वो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की। तो उसमें पहला प्रश्न है, कॉर्मोबिड यानी सहरुग्णता का अर्थ होता है। कॉर्मोबिड एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार है। तो यह क्या होता है? कॉर्मोबिड यानी सहरुग्णता का अर्थ क्या होता है? यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। दूसरा है, कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा है, संज्ञानात्मक हानि जो जीवन काल को छोटा कर सकती है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, हमें वर्ड को समझना है। सहरुग्णता, सह मतलब किसी के साथ होने वाली, सह मतलब किसी के साथ होने वाली। तो सहरुग्णता क्या होता है? यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। सह मतलब किसी के साथ होना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार, हमें शब्द पकड़ना है। तो अन्य विकार या स्थिति का के साथ हो सकता है। तो सहरुग्णता मतलब कॉर्मोबिड उसे कहते हैं जो एक विकार होता है उसके साथ साथ होने के दूसरे विकार की भी संभावना होती है। वहाँ पर हम कॉर्मोबिड यानी सहरुग्णता का उपयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरे विकार के साथ साथ होने वाली दूसरा एक और प्रकार का विकार हो जाता है तो उसको सहरुग्णता यानी कॉर्मोबिड कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण तो मैं बता देता हूँ आपको, सड़क हादसे। सबसे पहला कारण मतलब कि शिशु जो जो किशोर होते हैं वो किस में मरते हैं? सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा आंकड़े मरने वालों की, शिशुओं की, ये शिशुओं के नहीं, किशोरों की। किशोरावस्था में मतलब 12 से 18 वर्ष की अवस्था में जो किशोर होते हैं उनकी मृत्यु का पहला कारण तो क्या है? सड़क हादसे में। मतलब इस समय क्या होता है कि शिशुओं में गर्म जोश रहता है और अपने अपने स्टंटबाजी के जोर दिखाते हैं और इस कारण उनका जो मृत्यु का आंकड़ा है वो सड़क हादसों में सर्वाधिक, हर वर्ष सड़क हादसों में सर्वाधिक ये जो होते हैं किशोर, ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु दूसरा कारण पूछा गया है आपसे, दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है, किसके लिए बताया गया है? तो किशोरावस्था में मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वो होगी आत्महत्या। जबकि सड़क यातायात दुर्घटनाएं पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जो होगी वो होगी आत्महत्याएं। मतलब इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में बालक अपने स्वयं के मन पर यानी मानसिक स्थिति से ग्रसित होता है वो, और उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है और गुस्सा आने पर वो गुस्से में बहुत सारी चीज़ें कर जाता है। तो इस समय बालकों के 12 से 18 वर्ष तक के बालक जो होते हैं वो मानसिक रूप से किसी भी समस्या को बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं और उसे मन ही मन में तनाव ले लेते हैं और तनाव के कारण आत्महत्याओं का भी बहुत इसमें देखा जाता है। किशोर अवस्था की बात हो रही। तो किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या है? तो वो होगा आत्महत्या। जबकि आपसे पहला कारण पूछे कि सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु, तो पहले नंबर पर किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा किशोर किस किस वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं? तो सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जबकि दूसरा कारण क्या है? आत्महत्या। तो किशोर दूसरे प्रमुख कारण को आत्महत्या कहा गया है जो किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, यूडीएल का विस्तृत रूप है। यूडीएल स्टैंड्स फॉर, क्या होगा इसका? यूनिवर्सल डेवलपमेंट लर्निंग, यूनिवर्सल डायनेमिक लर्निंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, या होगा यूनिवर्सल डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग। तो डिसएडवांटेज लर्निंग के कोई होते नहीं, एडवांटेज ही एडवांटेज होते हैं, आपको पता हो तो। लर्निंग के मतलब सीखने के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यानी एक वैश्विक परिदृश्य में लर्निंग के लिए डिज़ाइन उपलब्ध करवाना, ये ही यूडीएल का फुल फॉर्म होता है। यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए डिज़ाइन, तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। यूडीएल का आपको याद रखना है, यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्या उत्साह होगा, संपूर्ण एकीकरण होगा, धारणा होगा, या अंतर्दृष्टि होगा? तो देखिएगा साथियों, गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र, या फिर हम इसको एक और कह सकते हैं, संपूर्ण। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र होता है, या फिर हम इसको होल, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा।
तो यहाँ पर संपूर्ण एकीकरण जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण का अर्थ होता है गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का अर्थ ही संपूर्ण होता है। तो ये मनोविज्ञान में अधिगम से संबंधित कुछ अपनी अलग विचारधाराएं रखते हैं। कोफ्का हुए, आपके कुर्ट लेविन हुए, और अंतर्दृष्टि के जो प्रतिपादक हैं सूज या अंतर्दृष्टि के कोहलर, ये सभी गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। और गेस्टाल्ट का मतलब हमसे अर्थ पूछा है तो हिंदी में अर्थ होता है उसका संपूर्ण या फिर समग्र। तो यहाँ पर संपूर्ण हमें जहाँ भी कहीं भी दिख जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक तो हुए व्यवहारवादी, मैं बात कर रहा था आपसे, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी। एक तो होते हैं व्यवहारवादी, दूसरे एक तो व्यवहारवादी, दूसरे होते हैं गेस्टाल्टवादी, तीसरे होते हैं संज्ञानवादी। तो हम गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कोप्का आते हैं, कुर्ट कोप्का, और जिसके अंतर्गत थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट लिखने वाले ही कोप्का थे। दूसरे हैं वर्दीमर, यानी वर्दाइमर भी बोला जाता है कहीं कहीं पर उनको। एक और हैं कुर्ट लेविन, और जो मेन है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो है कोहलर। तो इस प्रकार से गेस्टाल्टवादी कहे जाते हैं ये। दूसरी बात करते हैं हम किसकी? व्यवहारवादियों की। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं आपके थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये सभी व्यवहारवादियों की श्रेणी में आते हैं। जबकि तीसरा जो मैंने बताया संज्ञानवाद, संज्ञानवादी एक ही व्यक्ति था। कौन थे? तो वो जीन पियाजे का नाम आता है। कहीं पर भी संज्ञानवाद शब्द आ जाए तो वो जीन पियाजे से संबंधित होता है। और एक और फ्रायडवाद के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, तो वो कौन थे? फ्रायड, जो हमारे फ्रायड थे, और जुंग, कार्ल जुंग, एडलर वगैरह, ये सब फ्रायडवादी कहलाते हैं या फिर मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या फिर पूरा। इसको हम समग्र भी आ जाएगा तो भी आपको सही करना है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक, अभी बात की ना हमने कि संज्ञानवाद का सिद्धांत कहीं पर भी आ जाए तो वो पियाजे होंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार रिक्त स्थान के दौरान आते हैं। किसके दौरान हमें जटिल विचार आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो सकता है, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी मोटर चरण। तो देखिएगा साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार प्रश्न को समझना है, जटिल विचार, विचार समझना है हमें। विचार क्या हमारे सामने मूर्त होते हैं या अमूर्त होते हैं? तो विचार जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें अमूर्त अवस्था कौन सी है वो देखना है, क्योंकि अमूर्त का अर्थ ये होता है जिस चीज़ों को हम देख नहीं सकते। क्या विचारों को हम देख सकते हैं? क्या विचारों को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है? तो ये चीज़ें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं हम इसको, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी जटिल विचार को किस दौरान आते हैं बालक के मन में? तो वो जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के, पियाजे ने बताया है कि एक तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, जबकि चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक। बच्चा अमूर्त तरीके से कब सोचने लग जाता है? तो आप विचार की बात आ रही है यहाँ पर, तो विचार क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, वो नजर थोड़ी आते हैं। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जा सकता है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मूर्त के अंतर्गत तो हमारे सामने जो चीज़ें उत्पन्न होती है, हमारे सामने होती है, और उनको देख के हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो मूर्त संक्रियात्मकता के अंतर्गत आती है। परंतु अमूर्त संक्रियात्मक यानी हमारे विचार हुए, हमारी भावनाएं हुई, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी 12 से 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, यानी किशोरावस्था का जो बच्चा होता है, वो अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था से गुजर रहा होता है। तो हमारे सामने जटिल विचार, तो विचार को हम देख नहीं सकते, तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको चरण बता देता हूँ। तो पहला इन्होंने बताया पियाजे ने, संवेदी मोटर चरण, जिसकी अवस्था क्या होती है? जिसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। संवेदी मोटर यानी सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। फिर 3 से 7 वर्ष, 2 से 7 भी बोल सकते हैं, 3 से 7 वर्ष तक जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है वो कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो आखिरी की अवस्था होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष तक की, जो किशोरावस्था से संबंधित होती है, वो कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से पियाजे का सिद्धांत। अगला है कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकार करता है। तो हमने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। कोहलबर्ग ने किस प्रकार से नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कोहलबर्ग ने क्या किस अनुसार किस स्टेज में बच्चा जो है वो समाज के बच्चा नियमों को स्वीकार कब करने लग जाता है। तो वो होगी हमारी अवस्था पारंपरिक अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? पारंपरिक अवस्था, जो कि पियाजे की दूसरी प्रमुख अवस्था है। इन्होंने 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के नैतिक विकास की। कौन कौन सी बताई है? तो पियाजे ने पहली जो बताई है वो है पूर्व पारंपरिक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्थाएं तो वो पियाजे की बोल रहा हूँ मैं। इसकी पूर्व पारंपरिक अवस्था जो पहली अवस्था होती है वो पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है। इसमें बच्चा कब तक रहता है? इसमें बच्चा जो उसका शेषवावस्था का काल होता है बच्चे का, वो उसमें आता है, जिसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोल सकते हैं या फिर लेवल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था एक तो होती है और एक होती है अहंकार की अवस्था, यानी साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अहंकार की अवस्था और आज्ञा एवं दंड की अवस्था, मतलब बच्चा आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड न मिले, और दूसरी जो होगी वो अहंकार की। इस अवस्था में बालक में, पूर्व पारंपरिक अवस्था में बालक में अहंकार का भाव पाया जाता है, यानी अहम का भाव पाया जाता है। अगली जो है वो पारंपरिक अवस्था, मतलब पहले पूर्व पारंपरिक अवस्था, ये होगी पूर्व पारंपरिक अवस्था, इसके बाद पारंपरिक अवस्था और इसके बाद फिर एक और उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो यहाँ पर हम पारंपरिक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो पारंपरिक अवस्था में क्या होता है? पारंपरिक अवस्था की भी 2 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? प्रशंसा की अवस्था, यानी उत्तम लड़का अच्छी लड़की, मतलब प्रशंसा पाना चाहता है बालक। प्रशंसा, कोई भी काम उसे बोल दो वो जल्दी से कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए होती है कि हाँ ये लड़का अच्छा काम करता है, ये लड़की अच्छी काम करती है। तो उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था भी बोला जा सकता है। परंपरागत अवस्था को, यानी हमारा जो आंसर होगा वो इसी से होगा, ठीक है। और दूसरी जो अवस्था कही जाती है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो जो नियम को मानने लग जाएगा बच्चा, जब समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने तब से लग जाएगा, तो वो होगी नियमों को धारण करने की अवस्था। तो वो होगी पारंपरिक अवस्था। जो तीसरी अवस्था होती है बच्चे की, जो बच्चा जिस अवस्था में रहता है तीसरी अवस्था में, तो वो कौन सी अवस्था होगी? पश्च पारंपरिक अवस्था। तो ये तो पहली अवस्था हो गई पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरी अवस्था पारंपरिक अवस्था हो गई, तीसरी पश्च पारंपरिक अवस्था जो होती है इसमें बच्चा रहता है। तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बात हो रही है। तो नियमों को कब स्वीकारने लग जाता है? वो पारंपरिक स्तर पर जब होता है, पारंपरिक नियमों को स्वीकारने लग जाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार रिक्त स्थान प्रणाली वह है छोटा आसन्न वातावरण जिसमें बच्चा रहता है। बच्चा किस में रहता है? बच्चा परिवार में रहता है। और यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार वो अवस्था क्या होगी जिसमें बच्चा, सबसे छोटा स्तर बताया है, सबसे छोटा स्तर कौन सा होगा? यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार जिसमें बच्चा रहता है। तो बच्चा क्या मैक्रो सिस्टम में रहता है, एक्सो सिस्टम में रहता है, माइक्रो सिस्टम में रहता है, या फिर मीसो सिस्टम में रहता है? तो देखिएगा साथियों, जो हमारा सही आंसर जो होगा वो यूरी ब्रॉनफ्रेंडर के अनुसार जो सबसे छोटा माइक्रो स्तर जो होगा उसमें बच्चा रहता है। मतलब सबसे छोटा, यूरी ब्रॉनफ्रेंडर के सबसे छोटा स्तर पूछा गया है। तो यूरी ब्रॉनफ्रेंडर ने 5 प्रकार के स्तर बताए हैं। कितने प्रकार के स्तर बताए हैं? 5 प्रकार के स्तर बताए। यूरी ब्रॉनफ्रेंडर की बात हो रही है। इन्होंने विकास के, बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक पारिस्थितिकी परक, जो सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत जो है वो यूरी ब्रॉनफ्रेंडर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, इनका कौन सा सिद्धांत है? तो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम जो इन्होंने है वो बताए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है, जो कहा है लघुमंडल, जिसको हम माइक्रो सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके माइक्रो सिस्टम दिया गया है, ये सही आंसर होता है। तो जो सबसे छोटी अवस्था की बात की गई है, तो सबसे छोटी अवस्था जो होती है वो कौन सी होगी? यूरी ब्रॉनफ्रेंडर के अनुसार सबसे छोटी अवस्था जो होती है वो माइक्रो सिस्टम, मतलब बच्चा सबसे पहले माइक्रो सिस्टम में रहता है। उसके माता पिता
तो सबसे छोटा जो स्तर होगा वो लघु मंडल बोल सकते हैं हम इसको, यानी माइक्रो सिस्टम। इसमें बच्चा रहता है, इसके उसके संपर्क में कौन कौन रहते हैं, माता पिता, दादा दादी, आस पड़ोस, परिवार। तो ये सबसे छोटा स्तर होता है, मतलब जो बच्चा जिनको जानता है, सबसे छोटा बच्चा जो रहता है वो सबको जानता है। तो वो किन को जानता है, अपने माता पिता को जानता है, दादा दादी को जानता है, आस पड़ोस को जानता है, परिवार को जानता है, संगी साथी को जानता है। तो इस प्रकार ये सबसे छोटा स्तर हो गया कौन सा, माइक्रो सिस्टम। उसके बाद की अवस्था जो उसने बताई है यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने, वो है मध्य मंडल यानी मीसो सिस्टम। मध्य मंडल यानी मीसो सिस्टम। तो उसके बाद उसका दायरा बढ़ जाता है, बच्चे का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कौन कौन सा, जैसे कि बच्चे की उसके पारिवारिक अनुभूतियाँ क्या है, स्कूल की अनुभूतियाँ क्या है, साथी संगियों की क्या क्या अनुभूतियाँ हैं, जिसको मध्य मंडल, मीसो मंडल को एक और मध्य मंडल भी बोला जाता है। तो इसको हम मीसो मंडल कह सकते हैं, मीसो मंडल कह सकते हैं। तो पहला जो हो गया उसका माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीसो सिस्टम यानी मध्य मंडल, और तीसरी जो अवस्था होती है बाह्य मंडल। तीसरी जो अवस्था होती है वो बाह्य मंडल, मतलब एक्सो सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको, बाह्य मंडल को एक्सो सिस्टम। तो मतलब ये बालक का तीसरा स्तर होता है, आपको पता है, क्योंकि पहला जो हमने पढ़ा है वो माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीसो सिस्टम, और तीसरा जो होता है वो एक्सो सिस्टम। तो मध्य मंडल में कौन कौन सी, मतलब साथी संगी क्या क्या है, उसकी स्कूल की अपनी स्वयं की अनुभूतियाँ क्या है, पारिवारिक अनुभूतियाँ क्या है, ये मध्य मंडल में होता है। परंतु बाह्य मंडल यानी एक्सो सिस्टम में कौन कौन होता है, उसके माता पिता का कार्यस्थल आ जाएगा। माता पिता की बात करें, यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार माता पिता की जो अगर बात करें तो वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं, परंतु उनका कार्यस्थल यानी वो क्या करते हैं, क्या माता पिता जो भी उनका कार्यस्थल होता है, जैसे कि माता पिता का कार्यस्थल, किसी के माता पिता का खेत होता है, किसी के कार्यस्थल माता पिता का किसी कार्यालय में होता है, तो वो बच्चे के संपर्क में आने लगते हैं। किस स्तर में, बाह्य मंडल के स्तर में, यानी एक्सो सिस्टम के स्तर में। चौथा जो होता है वो होता है वृहत मंडल, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वृहत मंडल को मैक्रो सिस्टम। तो यहाँ पर आपके मैक्रो सिस्टम भी दिया हुआ है, यह मतलब सबसे बाहरी स्तर होता है। हालांकि बाहरी इससे भी एक और होगा, तो इसमें जैसे कि संस्कृति क्या क्या है अपनी, अपने रीति रिवाज क्या क्या है, कानून क्या 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 है, प्रथाएं क्या क्या है, इसको जानने की कोशिश करता है बालक। जो आखिरी का जो होगा वो घटक मंडल कहलाएगा। कौन सा मंडल कहलाएगा, घटक मंडल। तो इसको हम क्रोमो सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल, मीसो सिस्टम, तीसरा है बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, और चौथा है बृहत मंडल यानी मैक्रो सिस्टम, और आखिरी का पढ़ रहे हैं घटक मंडल यानी क्रोमो सिस्टम, जिसमें बालक क्या करता है, कंप्यूटर, संचार के साधन जैसे कि मोबाइल, इन सब की जो होते हैं ये सबसे बाह्य घटक होते हैं, यानी घटक मंडल के अंतर्गत आते हैं, क्रोमो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने यूरी ब्रॉनफ्रेंडर की बात की। यूरी ब्रॉनफ्रेंडर कौन थे, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में रहने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो वो किया यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने। और ये अधिगम के सिद्धांतकार नहीं है, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है, अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया इन्होंने, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया है, वो किया है यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने। तो इन्होंने पहला स्तर बताया लघु मंडल, माता पिता, दादा दादी, आस पड़ोस। दूसरा है मध्य मंडल, माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम। पहला है माइक्रो सिस्टम और दूसरा मीसो सिस्टम, जिसको मध्य मंडल बोल सकते हैं। परिवार, बच्चों, संगी साथियों, इनकी मतलब क्या क्या अनुभूतियां हैं वगैरह, उन संगी साथियों की अनुभूतियां ये मध्य मंडल में आती है। तीसरा बाह्य मंडल यानी एक्सो सिस्टम, जिसमें बालक के माता पिता का कार्यस्थल क्या क्या है, धार्मिक स्थान क्या क्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ चीज़ें जानने लग जाता है। और आखिरी का जो है वो बृहत मंडल, यानी आखिरी का नहीं, चौथा स्तर, ये बृहत मंडल यानी बाहरी या ऊपरी स्तर होता है। ये वो जो जिसमें बच्चा समाज, किस समाज में रहता है, कानून क्या क्या है, वहाँ की प्रथाएं क्या क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करता है। और आखिरी का घटक मंडल, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर, मोबाइल, जो संचार के साधन, जो आवागमन के साधन, आपके परिवहन, ये सब कुछ जानने की बच्चा कोशिश करता है, तो वो घटक मंडल होता है। तो यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के ये 5 स्तर हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न पूछा गया है यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का सबसे छोटा स्तर कौन सा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं माइक्रो सिस्टम जो होता है वो बच्चे का सबसे छोटा स्तर होता है। ये किसके अनुसार, यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। अगला है खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रोग्राम किया जाता है। देखिए खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रोग्राम किया जाता है, क्या भार सूचकांक, भार द्रव्यमान सूचकांक, या फिर शरीर द्रव्यमान सूचकांक, या फिर शरीर ऊंचाई सूचकांक। तो देखिएगा साथियों, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि
जो बॉडी मास इंडेक्स होगा उसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि खाने से विकार। तो खाने का मैंने आपको विकार बता रखा है पहले वाले वीडियो में कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, खाने से संबंधित जो विकार होगा वो क्या कहलाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक के द्वारा हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। प्रश्न बहुत बड़ा है तो इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वह पद जो एक बच्चे को नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो कौन सा हो सकता है। तो इनमें से हमें पद बताना है। सक्रिय हस्तक्षेप, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, संकेत संबंधित हस्तक्षेप या शब्दार्थ। तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा उसे सिखाने का, कठिनाई को हल करने का, वो होगा सक्रिय हस्तक्षेप। मतलब सक्रिय तरीके से, एक्टिव तरीके से हम उसके कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो जिससे उसकी समस्याओं का अच्छी तरीके से हम भी जान पाएंगे और उसको भी छुटकारा दिलाने में हम शामिल हो पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। तो ये होगा सबसे अच्छा तरीका, सक्रिय हस्तक्षेप का तरीका। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया। तो देखिए सभी ने अपने अपने प्रयोग किए हैं। जैसे कि हम बात करें, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किए। उसी प्रकार से बांडुरा ने जो प्रयोग किए थे वो बोबो डॉल पर किए थे। किस पर, बेबी डॉल बोल सकते हैं, बोबो डॉल। इन्होंने एक बोबो नाम की डॉल की लिया, डॉल यानी गुड़िया के ऊपर तो प्रयोग किया, तो वो बेबी डॉल प्रयोग कहलाया। तो इस प्रकार से ये बांडुरा का बेबी डॉल पर प्रयोग था। उसी प्रकार से जीन पियाजे ने प्रयोग किया पेंडुलम का प्रयोग, मतलब घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी छाया का प्रयोग कर मतलब बच्चों को समझाने की कोशिश की अपने संज्ञानात्मक विकास में। तो जीन पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो पेंडुलम का प्रयोग किया था। हमने जीन पियाजे के सिद्धांत ऊपर पढ़ लिया है तो उसको डबल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पेंडुलम का प्रयोग जीन पियाजे ने किया। बोबो गुड़िया का प्रयोग किसने किया था, बोबो डॉल का प्रयोग किसने किया था, तो हम बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत कि वो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा किया गया। अगला है अंतर्दृष्टि, इनसाइट के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का क्या अर्थ है। अंतर्दृष्टि, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सूझिया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है कोहलर ने। कोहलर क्या थे, ये गेस्टाल्टवादी थे। हमने 3 स्तर पढ़े हैं, कौन कौन से, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी और एक और संज्ञानवादी। तो गेस्टाल्टवादी, कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। तो इसके प्रश्न में पूछा क्या गया है कोहलर से, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, इनसाइट लर्निंग भी बोल सकते हैं हम जिसको, और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम से किस सिद्धांत का अर्थ क्या है, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का सिद्धांत का अर्थ क्या है। बड़ा आपके ऑप्शन बड़े हैं परंतु बहुत सीधा सा आंसर होगा इसका, बहुत सीधा। अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ये गेस्टाल्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अगर बुद्धिमत्ता, विचार, तर्क इसकी बात हो जाएगी तो ये संज्ञानवाद के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। तो विचार, तर्क ये संज्ञानवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहाँ समस्या को विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है। तो हम ऑप्शन को काटना जब तक नहीं सीखेंगे ना साथियों, तब तक हम उसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। और ऑप्शन को कब काटना सीखेंगे, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज़ को, समझेंगे उस चीज़ को। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन को कैसे काटते हैं। तो अधिगम का विचार, तर्क, अगर बुद्धिमत्ता इसकी बात आ जाए तो ये संज्ञानवाद की बात है। और प्रयास और त्रुटि ये व्यवहारवाद की बात है। अभी हमने पढ़ा है व्यवहारवाद में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो वो थॉर्नडाइक के द्वारा। तो प्रयास और त्रुटि की बात आ जाएगा तो ये किससे संबंधित होगा, व्यवहारवादियों से संबंधित होगा। और तर्क, विचार, बुद्धिमत्ता ये संज्ञानवादियों से संबंधित होगा। जबकि हमें क्या चाहिए, गेस्टाल्टवाद का बात चाहिए। गेस्टाल्ट में क्या होता है, तो तीसरा हम पढ़ते हैं हमारा कि अधिगम जो एक विशेष द्वारा किए गए सबूतों को दिखने और उनके संचार कौशल की नकल करने से होता है। तो अधिगम संचार कौशलों की नकल नहीं होता है। अधिगम जो होता है वो स्वयं में पूर्ण होता है। तो इसका पूर्ण अर्थ भी यही होता है गेस्टाल्ट का, कि पूर्ण, समग्रता। तो अंतर्दृष्टि यानी सूझ के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है। तो आखिरी जो है हमारा ऑप्शन बचा है वो देख लेते हैं हम, कि एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों से संबंध को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। तो हमें वर्ड पकड़ना है, अचानक होना। यानी जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, कोहलर के अनुसार अधिगम जो होता है वो अचानक होता है। यानी जो कोहलर ने जिसके ऊपर प्रयोग किए थे,
जिसके ऊपर, किसके ऊपर, तो उन्होंने एक चिंपैंजी लिया, यानी वन मानुष के ऊपर कोहलर ने अपना प्रयोग किया। तो वन मानुष को एक कमरे में बंद कर दिया, भूखा वन मानुष था, और केले लटका दिए। तो केले लटकाने के बाद उसको एक छड़ी भी रख दी गई उस कमरे में। तो पहले उस छड़ी का प्रयोग नहीं किया उसने इधर उधर भटकता रहा। ये एक कमरा मान लो, और ये यहाँ पर केले लटकाए, और यहाँ पर एक वन मानुष रख दिया गया। वन मानुष है यानी एक चिंपैंजी, बंदर की प्रजाति का एक चिंपैंजी होता है। तो वो इस कमरे में बंद कर दिया गया, और यहाँ पर छड़ी रखी है। परंतु वो ना तो उछल के प्राप्त कर सकता उन केलों को, और ना ही मतलब इधर उधर करके कैसे भी करके उनको प्राप्त नहीं कर पाता। तो कोहलर का मतलब इस सिद्धांत को देने का मतलब ही यही था, और उनका प्रयोग का मतलब यही था कि इंसानों में सूझ जो होती है वो अचानक उत्पन्न होती है। यानी इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, अपने स्वयं के अंतर्दृष्टि के द्वारा अचानक सूझ का उत्पन्न होता है, सूझ उत्पन्न होती है। तो इसने उछल कूद कर ली, ऐसे वैसे यहाँ वहाँ प्रयास किए उसने, और फिर बाद में उसको जब वो हताश होकर बैठ गया, तब पता चला कि मेरे पास छड़ी भी है यार, यहाँ कमरे में छड़ी पड़ी है, क्यों ना मैं इस छड़ी के मार के इन केलों को प्राप्त कर लूँ। तो वो उसके मन में अचानक से, यानी अंतर्दृष्टि जो अचानक से उत्पन्न हुई, जिसको ही कोहलर ने क्या कहा है, सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो साथियों, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार जो भी गेस्टाल्टवादी हैं उन्होंने कहा है कि सूझ का निर्माण अचानक होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अचानक, सूझ के माध्यम से, उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। समझने मतलब हम क्या करेंगे, समस्या को समझने के का माध्यम हमारे पास अचानक आता है। तो ये किसके द्वारा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कोहलर के द्वारा। और कोहलर क्या थे, तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। और कौन कौन है गेस्टाल्टवादी, कोफका, वर्दाइमर और कर्ट लेविन, ये भी गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न था हमारा 12वां प्रश्न, यानी नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी का वर्णन करता है। तो ये सभी विकार जो हैं ये मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु हमें उसका नाम बताना है जो ध्यान की कमी का कारण बनता है, यानी अवधान की कमी। ध्यान की कमी को हम अवधान की कमी भी बोल सकते हैं। तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा ADHD, यानी हमने बहुत बार पढ़ लिया है साथियों, तो ये हमारा गलत आंसर नहीं होना चाहिए। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं हम इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें अवधान की कमी हो जाती है, यानी ध्यान की कमी हो जाती है इस विकार के कारण। तो एक तो होता है डिसलेक्सिया मतलब ये लिखने से संबंधित नहीं है, ये होगा पठन से संबंधित। और डिसकैल्कुलिया ये गणित की समस्या संबंधित होता है। डिसग्राफिया ये होता है लिखने से संबंधित। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उस विकार का नाम बताना है जो ध्यान की कमी, तो अवधान की कमी ADHD से संबंधित होता है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो यहाँ मैं आपको अल्बर्ट बांडुरा का पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस उनके सिद्धांत के नाम बताता हूँ। जो भी उसके आपके सिद्धांत, उसका अल्बर्ट बांडुरा का एक ही सिद्धांत है वैसे, उसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। परंतु उनको, उसके सिद्धांत को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि तुलनात्मकता का सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, तुलनात्मकता का सिद्धांत, और उसके अलावा हम प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, सामाजिक अंतरण का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के नाम से एक तो आपके प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, अल्बर्ट बांडुरा ने। उसके अन्य नाम क्या क्या है, तो उसका अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये भी प्रश्न बनने योग्य है। और एक और जो नाम से जाना जाता है उसको प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि उसका व्यवहार मॉडल, कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक, पर्यावरणीय कारकों को परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो वो होगा परस्पर नियतिवाद, यानी रेसिप्रोकल सिद्धांत। रेसिप्रोकल के नाम से भी हम उसको जान सकते हैं, उनके सिद्धांत को, किसके, अल्बर्ट बांडुरा के। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के नाम से पारस्परिक नियतिवाद भी हम उसको
कह सकते हैं। तो ये था हमारा अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है? तो व्यवहार की पुनरावृत्ति, तो उसके अंतर्गत पुनर्बलन आएगा, क्योंकि पुनर्बलन मिलेगा तभी तो हमें व्यवहार की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। अगर पुनर्बलन बंद हो गया तो व्यवहार की पुनरावृत्ति भी बंद हो जाएगी। तो रीइंफोर्समेंट हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है? सूचना प्रक्रियाकरण उपागम, सामाजिक प्रासंगिक उपागम, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम और मनोलैंगिक उपागम। तो मनोलैंगिक उपागम नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्सुअल जो हमारा अप्रोच है ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और ये फ्राइड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला है सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, यानी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, क्योंकि प्रश्न में सीधा सा दे रखा आपके कि कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने यानी इंफॉर्मेशन की बात हो गई, सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने को शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। तो सूचना प्रक्रियाकरण उपागम के नाम से भी जान सकते हैं। जबकि समाज का प्रासंगिक उपागम नहीं होगा, क्योंकि समाज के द्वारा जब हम सीखेंगे वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होगा, परंतु सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के द्वारा हम सूचनाओं को समझने और उससे अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे प्रश्न प्रश्न ज़रूर प्रदान कीजिए और अपने अन्य साथियों को जो किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी, मैं ये नहीं कहता है मैं कि स्पेशल में एमपी टेट के लिए, रीट के लिए, सी टेट के लिए, ये सभी टीचर एलिजिबल टेस्ट होते हैं जितने भी, उन सभी में उपयोगी है वीडियो। और इसमें मैंने सभी जानकारियाँ शामिल करने की चेष्टा की है। मैंने अपनी तरफ से सभी जानकारियाँ इसमें, मेरा ये रहता है कि सब आपकी तरफ से सभी जानकारियाँ मैं इसमें शेयर करूँ जो मुझे होती है। देखिए साथियों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।